एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार संजय लेक से जारी है। खबर आपको बताते हैं नोएडा से, जहां पर एक तरफ हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, तो ऐसे में इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है और यही कारण है कि पुलिस ने फिलहाल मामले दर्ज करके आरोपियों की तलाश करना भी तेजी के साथ में शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं। नोएडा में अचानक भड़की हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा मेलाफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी थी, यानी संगठित तरीके से रची गई थी। और इसी कड़ी में पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान कर ली है। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपी रूपेश रॉय और मनीषा चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि ये तीनों आरोपी हिंसा के वक्त नोएडा में ही मौजूद थे और लोगों के बीच हिंसा को भड़काने के लिए इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। केस में नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे अकाउंट को भी वेरीफाई किया है जिन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndian नवी एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। बता दें कि नोएडा हिंसा को लेकर पुलिस ने कुल 13 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि 62 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम पर हमला करने वाली भीड़ के अधिकतर लोग प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि बाहरी थे और उन सभी को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोचिए जरा, अगर किसी को असली सोना दिखाकर नकली सोने की डिलीवरी कर दी जाए और लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही ठग लिए जाएं। और ऐसा ही मामला सामने आया गुरुग्राम से, जहां पर क्राइम ब्रांच भी इस मामले के लिए एक्शन में आ गया और जब इस ठगी का खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए। यहाँ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। एक एक कर बड़े बॉक्स लाकर रखे जा रहे हैं। एक एक कर 3 बॉक्स लाए जाते हैं और सबसे आखिर में एक छोटा बॉक्स रखा जाता है। सभी बड़े बॉक्स 500 और 200 के नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। छोटे बॉक्स में कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। कुछ ही सेकंड के बाद एक एक कर सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाता है, जिन चेहरों को काले कपड़ों से ढका गया है। जब आपको इनकी शातिर करतूत पता चलेगी तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये गिरोह केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को भी अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। नकली सोने के सिक्के दिखाकर 2.5 करोड़ और 50 तोला सोना ठगने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गुजरात से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दरअसल मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके का है, जहां एक व्यक्ति को सस्ते सोने का लालच देकर करोड़ों की चपत लगाई गई। ठगों का तरीका बेहद शातिराना था। पहले असली सिक्के दिखाकर विश्वास जीतते और फिर बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर थमा देते थे। डीसीपी क्राइम ने बताया कि गिरोह के सदस्य मजदूर का भेष बनाकर घूमते थे और लोगों को झांसा देते थे कि उन्हें खुदाई में सोने के सिक्के मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो पहले असली सिक्के दिखाते थे, लेकिन बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें थमा देते और फरार हो जाते। ये गिरोह केवल आम लोगों तक सीमित नहीं था।
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी प्रभु भाई ने करीब 15 साल पहले बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से 25 लाख रुपए और मशहूर लेखक सलीम खान के पीए से 20 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी पर गुजरात और महाराष्ट्र में धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले जो चुनाव प्रचार है वो अपने चरम पर है, जिसकी वजह से लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीते दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आए तो ये पारा और भी ज्यादा ऊपर चढ़ गया। और इसी के साथ में असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कैसे ममता दीदी को मछली और मांस वाले दावों को लेकर काउंटर किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तीखे तेवर से सियासी माहौल गरमा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच बीते गुरुवार को सीएम योगी ने न सिर्फ टीएमसी की सरकार बल्कि कांग्रेस और बाकी कम्युनिस्ट दलों पर भी जमकर हमला बोला। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। योगी ने जहां माफिया और गुंडा राज को लेकर ममता सरकार को घेरा, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी के उस दावे को काउंटर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो मांस मछली खाने पर रोक लगा दी जाएगी। असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी आने से मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने का बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है? बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी फुल ऑन अटैक मोड में है, क्योंकि इस बार बीजेपी हर हाल में दीदी के किले को भेदना चाहती है। मेन मोटिव है ममता दीदी के हर मुद्दे का पर्दाफाश करना, क्योंकि 2021 में ममता दीदी को बाहरी वाले नैरेटिव का खासा फायदा मिला था। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब जो संभल में ताजा बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है वो इमामबाड़े और ईदगाह को ध्वस्त करने की देखी गई है। आखिरकार कैसे अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा जमा रखा था, तस्वीरें क्या आई हैं आपको दिखाते हैं। संभल में एक बार फिर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी और कुछ घंटों की कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 7 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया और 12 साल का अवैध कब्जा खत्म हो गया। कब्जा भी ऐसा कि जानवरों के चारागाह के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन ही हड़प ली गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। जांच पड़ताल के बाद अवैध कब्जे की बात साफ हो गई और फिर बुलडोजर ने मोर्चा संभाला। संभल के बिछौली गांव में अवैध इमामबाड़े का ध्वस्तीकरण हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर 2-2 जेसीबी के जरिए इस इमामबाड़े को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो इमामबाड़ा है ये अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन ने इसकी पूरी पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद प्रशासन ने इसको लेकर के नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी किसी ने इस इमामबाड़े को लेकर के दावा नहीं किया, अपील नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने अब इस इमामबाड़े को तोड़ने को लेकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2-2 जेसीबी के जरिए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से संभल में पहले भी अवैध निर्माण को लेकर के और खास करके जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अधिग्रहण को लेकर, कब्जा को लेकर पहले भी कार्रवाई की है, तो उसी कार्रवाई के बीच में कार्रवाई अभी देख सकते हैं कि बिछौली गाँव में यह जो अब अवैध जो ये इमामबाड़ा है इसका ध्वस्तीकरण का काम इस वक्त चल रहा है।
ये बुलडोजर एक्शन संभल के बिछौली गांव में हुआ। संभल में इमामबाड़े पर सुबह 8 बजे से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बनाया गया था। संभल में सरकारी जमीन पर बने ईदगाह को भी जमींदोज कर दिया गया। करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह का निर्माण किया गया था। डीएम राजेंद्र पेंसैया ने बताया कि 12 साल पहले अवैध कब्जा किया गया था। 3 माह पहले पैमाइश के बाद नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में तहसीलदार न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश दे दिए गए थे। डीएम ने बताया कि बुलडोजर का खर्च भी कब्जादारों से वसूला जाएगा। नासिक में हुए कन्वर्जन कांड की मास्टरमाइंड निदा खान लगातार फरार चल रही है। ऐसे में अब उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जो बेल है, जमानत, वो दाखिल कर दी है और ऐसे में पुलिस की तरफ से उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी उसकी तलाश करते हुए पहुंची। क्या कुछ मिला, इसको लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नासिक में धर्मांतरण की फाइल जो सामने आई है, उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। निदा खान, जो इस कन्वर्जन रैकेट की सरगना है, उसकी शिद्दत से तलाश की जा रही है। कन्वर्जन की लेडी कैप्टन निदा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नासिक की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। निदा खान भिवंडी के गैबी और सुभाष नगर में रहती है, जिसकी तलाश में नासिक पुलिस भी इस इलाके में पहुंची थी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी गैबी नगर पहुंची। महाराष्ट्र के नासिक में एक प्राइवेट आईटी कंपनी में जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण करने और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक संबंध बनाने का मामला सनसनीखेज सामने आया है, उसमें अब तक जांच में निदा खान, जो इस कंपनी की एचआर थी, वो मास्टरमाइंड मानी जा रही है और उसे लेकर लगातार पुलिस के साथ साथ एसआईटी की टीम और एनआईए, एटीएस, कई सारी जो एजेंसियां हैं वो इस मास्टरमाइंड लड़की निदा खान को ढूंढ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके से होने की जिसकी जानकारी मिली है। और हम इस समय उसी इलाके में हैं। गैबी नगर और सुभाष नगर का जो बॉर्डर इलाका है भिवंडी का, बताया जा रहा है कि ये इसी जगह पर रहती थी। फिलहाल कुछ दिन पहले नासिक की पुलिस, जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसके खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने का और लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव देने का, उस मामले को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर निदा खान को ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसका अब तक पता नहीं लगा है। हम जिस एरिया में हैं वहां पर कुछ लोगों से पूछते हैं। चाचा, आप इस लड़की को पहचानते हो क्या? नहीं पहचानता भाई, मैं इधर रहता हूं। आप यहाँ पे रहते नहीं हो? आप दूर रहते हो क्या? आप यहाँ रहते भी नहीं हो? आपने इसको देखा है क्या? नहीं देखा है। चाचा, आपने देखा है क्या इस लड़की को? नहीं, मैंने देखा। नासिक धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि धर्मांतरण को आतंकी कृत्य माना जाए। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इन सब के बीच आज महाराष्ट्र में वीएचपी बजरंग दल बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं। मुंबई, पालघर और नवी मुंबई में दोपहर 12 बजे वीएचपी बजरंग दल वाले इस घटना पर भारी विरोध जताएंगे। गुरुवार को धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर नासिक में महिलाओं ने रणरागिनी जन आक्रोश बाइक रैली निकाली है और मांग की है कि ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। हिंदुओं की लड़कियों पे दबाव डाल के उनको रोजा पड़ा रखवाना, उनको नमाज पढ़वाना, उनके ऊपर बलात्कार करना, ये देश के संविधान के खिलाफ है और जैसे राष्ट्रपति को उनकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल करनी चाहिए। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। फास्ट ट्रैक पर ये मामला चला के उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी जो है सील की जाए और घरों पे बुलडोजर घुमाया जाए।
धर्मांतरण गैंग के एक आरोपी राजा मेमन के परिजनों का कहना है कि मुख्य मुद्दों को नजरअंदाज कर छोटी बात को बढ़ाया गया। ये कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक बड़ा ही हैरान करने वाला धर्मांतरण का मामला सामने आया है और यहाँ पर पुलिस थाने में एक महिला शिकायत दर्ज कराने पहुंची। इस महिला का कहना था कि इस महिला की बेटी और उसकी 2 सहेलियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया कुछ युवकों के द्वारा बहला फुसलाकर। आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक मां के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब उसकी नाबालिग बेटी बुर्का पहनकर अपने मामा के घर से लौटी। बेटी को बुर्के में देखकर मां ने उसकी फटकार लगाई। पूछने पर पता चला कि भोपाल के कुछ लड़कों ने न सिर्फ नाबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर नाबालिग से निकाह भी कर लिया। आनन फानन में मां अपनी बेटी और उसकी 2 सहेलियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक पिपराई की रहने वाली लड़की करीब 4 महीने पहले पिपराई रेलवे स्टेशन पर भोपाल के रहने वाले अल्तमश नाम के युवक से मिली थी। नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर न सिर्फ उसका ब्रेन वॉश किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। भोपाल निवासी अल्तमश खान ने उसके साथ लगभग 4 माह पूर्व जबरन दुष्कर्म का कृत्य किया और उसके धर्मांतरण करा के उससे निकाह किया है। ऐसा ही अल्तमश खान के 2 अन्य साथी अरहान खान और आहत शेख, इनके द्वारा भी उसकी 2 सहेलियों के जो नाबालिग थीं उनके साथ ये कृत्य किया जाकर उनका भी धर्मांतरण कराया गया है और उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया है। अशोकनगर पुलिस ने वैसे तो तीनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिसकर्मियों को भोपाल रवाना कर दिया है, लेकिन इस केस के सामने आने के बाद से ही पूरे शहर में दहशत का माहौल है। लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं।